श्रीमान इस संस्थान के अभिभावक के रूप में अपना कीमती समय हमेशा मार्गदर्शन के रूप में देने वाले श्रीमान पूर्णमा राम जी गोरसिया सर, विधि अधिकारी बाड़मेर का इस संस्थान के इस प्रांगण में इस संस्थान के डायरेक्टर श्रीमान अशोक जी धत्रवाल सर से निवेदन करूंगा कि गोरसिया सर का साफा पहनाकर सम्मान करावे, बहुमान करावे। यह संस्थान और मंच सर आपका स्वागत करता है। उमेदा राम जी से निवेदन रहेगा कि सर का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। कृष्णा भूमि छात्रावास के निदेशक श्रीमान गोविंद जी का साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। संस्थान के सह संचालक श्रीमान चंदन जी गोदारा से आए और सर का साफा पहनाकर सम्मान करावे। और मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान हनुमान जी लेगा सर से कि गोविंद जी का माल्यार्पण कर सम्मान करावे। अब मैं लेगा सर के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा धर्मेंद्र जी बांबू को की साफा पहनाकर सम्मान करावे। और मैं माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करूंगा झुंझुनू की धन्य धरती से पधारे श्रीमान प्रदीप कुमार जी सर का साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी से कि साफा पहनाकर स्वागत करावे। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इन समस्त अतिथियों का इस संस्थान परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो मैं अब इस कार्यक्रम की रस्म को यहीं अंजाम देते हुए सबसे पहले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा जो आज के इस समारोह के मुख्य मेहमान है। और एक मेहमान जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं जो नवचयनित ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी राहुल जी सर, जो हाल ही में सीआरपीएफ का रिजल्ट जो जारी हुआ उसके एसआई पोस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। सर जल्दी हमारे बीच में उपस्थित तशरीफ लाने वाले हैं। उस बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियों के साथ श्रीमान राहुल जी सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वाकई में आपने संपूर्ण बाड़मेर के युवाओं को एक नई क्रांति, नई ऊर्जा का संचार किया है। हम सब के आप प्रेरणा के पुंज हो। मेरा निवेदन रहेगा अकेडमी के सह संचालक श्रीमान चंदन जी गोदारा से आए और सर का साफा पहनाकर सम्मान करावे, बहुमान करावे। श्रीमान राहुल जी सर की यह संस्थान हमेशा ऋणी रहेगी अपना अमूल्य समय देकर हम सबको प्रेरित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और श्रीमान पूर्णमा राम जी गोरसिया सर से भी मेरा निवेदन रहेगा कि राहुल जी का माल्यार्पण कर सम्मान करावे। वाकई में ये दोनों तस्वीरें जो अपने सामने, दोनों व्यक्तित्व जो अपने सामने हैं, हम सब के प्रेरणा के पुंज है। मैं इस स्वागत की इस रस्म को यही अंजाम देते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान गोरसिया सर। मैं केवल कानून के बारे में जानता हूं, बाकी ये ज़्यादा स्पीच करना ये मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो मैं 5-7 छोटे छोटे मुद्दे हैं उसके बारे में बता देता हूं और मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि एक व्यक्ति जो चाह लेता है वो ज़रूर हासिल करता है, लेकिन हासिल करने के पीछे आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपका समय मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने रास्ते से भटक जाओगे, ये निश्चित है। क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक कितनी बड़ी समस्याएं पहले होती थी, क्योंकि न लाइट होती थी। शायद आप लोगों ने चिमनी नहीं देखी होगी, देखी किसी ने? लेकिन मैं चिमनी में पढ़ता था। मारवाड़ी में कहते हैं कि चिमनी में पढ़ के भी हम लोग पढ़े और लाइट की व्यवस्था उस समय नहीं होती थी। और स्कूल में पहनने के लिए कपड़े की एक ड्रेस होती थी, वो भी पूरे साल। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग निकले हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत विश्वास करके आपको अपने मुकाम पे देखना चाहते हैं। तो आप उनका मुकाम, उनकी इच्छाएं कैसे पूरी करें, ये आपके हाथ में है।
ये आप आज से निश्चित कर लें तो रास्ता आपके लिए कठिन नहीं है, बहुत आसान होगा। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, इसमें कोई आपको आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आएगी। क्योंकि एक बच्चा टॉपर आता है और एक मेरिट में नहीं क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। सिलेबस दोनों का सेम होता है, लेकिन उसकी रणनीति होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि उसका जो टॉपर आता है उसका एक ही उद्देश्य है, मेरे पास समय निश्चित है। आज मैं कहता हूँ कि मेरे पास पढ़ने के लिए एज 35 इयर्स अधिकतम हो सकती है, लेकिन वो जुडिशरी के लिए है। क्योंकि हम लोग जुडिशरी में करते हैं तो 30 साल तो हमें अध्ययन करते करते हो जाता है, 5-6 साल में नंबर पढ़े ना पढ़े। पूरे स्टेट में लगभग 100 वैकेंसी आती है एक साल की, किसके पल्ले पड़े कुछ कह नहीं सकते, मेरिट पॉइंटों में रहती है। मैं जब सेना में गया था 1999 में, उस समय परिस्थितियाँ बहुत भिन्न थी, लेकिन जब से गया था तब से सोचा था कि अधिकारी बनना है। और सेना के रहते हुए भी मैंने वहाँ सर्विस के दौरान भी अपने अध्ययन को विषम परिस्थितियों में भी जारी रखी, क्योंकि सपना मेरा तब से था। आप कभी ये नहीं समझे कि मेरे साथ में ऐसी स्थितियाँ आएगी, परिवार में आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जो मैनेजमेंट सही करता है तो बच्चा एक दिन सफल जरूर होगा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। सेना में रहते हुए मैंने अनेक बार RAS प्री एग्ज़ाम निकाले, और जैसे ही वहाँ से सेवानिवृत्ति हुआ तो लोग इच्छा लेके आते हैं कि पटवारी बनूंगा, कांस्टेबल बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। सर का बहुत बहुत स्वागत है। अपने बीच में उसी परिस्थिति से जो निकलने वाले एक हीरो होते हैं वही पधार चुके हैं। जैसे मैंने बताया आपको, भास्कर जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, मेरे सीनियर हैं आप, तो आइए प्लीज आगे आइए। आना पड़ेगा, हमारे से बहुत सीनियर, हम लोग तो आपके बाद में सीखे हैं, आप बता। थोड़ा मैं 5 मिनट के लिए विराम देता हूँ, क्योंकि एक एक क्षण बहुत कीमती है। आप शब्दों को समझें, उनको लें। एक बार थोड़ा स्वागत हो जाए अशोक जी। बहुत बहुत स्वागत भास्कर सर का। वैसे ही श्रीमान गोविंद जी भास्कर सर इस संस्थान से पहले ही जुड़ चुके हैं। सर हमेशा हम सबको इस संस्थान की, जब से हमने ये पहल छेड़ी है, जब संस्थान सर का सानिध्य और सर का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है, मेरा निवेदन रहेगा अशोक जी से कि सर का माल्यार्पण कर सम्मान करावे। और मेरा निवेदन रहेगा कि चंद्रा जी से आए और मैडम को पुष्प अर्पित कर सम्मान करावे। एक बार समस्त अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियां। आपका संस्थान हमेशा ऋणी रहेगा। श्रीमान गोरसिया सर। जैसा कि अपन पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा कि आपके सामने आर्थिक परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी करने में कामयाब होंगे। ज़्यादा तो अब मैं, क्योंकि मेरी स्पीच को शॉर्ट करूंगा, कि मेरे से गुरु के गुरु पधार चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। वो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से अपन लोग तकरीबन 99% यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ भी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ था, हम लोग एक साथ तैयारी करते थे, तो लेकिन सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं ना, तो थोड़ा अलग फर्क पड़ता है। तो मैं मेरे बारे में विस्तार छोटा सा कह रहा था कि मैं 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मेरा 4 बार सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। मेरा प्रमुख सब्जेक्ट एसएस था, 2 बार एसएस में और 2 बार इंग्लिश में, लेकिन सपना कुछ और था। तो इतने में ही एक RS की वैकेंसी भी थी, RS भी फ्री था, SI का भी हो गया, और स्कूल व्याख्या था में मेरा शस्त्र में सिलेक्शन हुआ।
तो मैंने सबको देखते हुए जो विद्या दीदी की वर्तमान में पोस्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसमें ज्वाइन किया। 1 साल में शिक्षक पद पे रहा। शिक्षक एक वो पद है, बहुत ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ हमें एक अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने के लिए है तो एक शिक्षक है। उनको कभी भी आप हल्के में नहीं आंक सकते, उनसे आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखें, मान सम्मान करें। अब मैं इन युवा बच्चों को, आप लोगों को सबको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में मिला था, मुझे नहीं मालूम है कि किस परीक्षा में आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी आप रणनीति बनाएं। आपके पास समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि आप सकारात्मक रखें अपने आप को। पेपर कैसा आएगा, लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, घर वाले कहीं कहेंगे लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ घूम रहा है, ये सब आप इग्नोर करें। मेरे पे भी आया था कि आप इतने साल हो गए पटवारी नहीं बने, कांस्टेबल नहीं बने, ये नहीं बने, वो नहीं, अपन करते रहेंगे लोग। जिस दिन आपसे सक्सेस हो जाओगे तो कारवा एक आपके साथ आएगा। ये मेरे साथ में भी स्थितियाँ आई थी और आपके साथ में अभी मंच पे विराजमान है। आप बहुत सौभाग्यशाली, आपको शब्द के सुनने के बहुत अवसर मिलेंगे, तो उनकी बातों को आप गौर से लेना, क्योंकि मेरे को बोलने की इतनी टेक्निक नहीं है। आप लीगल चीज़ पूछोगे, कानून की, तो मैं खूब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। आप लोग किस नज़रिए से देखते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कानून में कैसे चलते हो, वो चीज़ मैं बता दूंगा। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको टोकना नहीं चाहूँगा कि आप कम से कम बॉडी लैंग्वेज होता है उसको पढ़िए, मुझे कैसा बैठना है, मुझे कैसे सुनना है, मुझे क्या करना है, मेरी बैठने की टेक्निक कैसी होनी चाहिए, मुझे किसी से बात करनी तो कैसे करनी है, ये लोग आप थोड़ा व्यवहार रखें। मेरा हेयर कट है तो कैसा होना चाहिए। आजकल बच्चे देखो नई नई फैशन आ गई, पता है ना आपको। मैं भी दुकान में गया था, मेरी नाई ने ऐसे कटिंग कर दी थी, मैं चुपचाप गया, नोटिस तैयार किया, दुकान वाले दिया, इसका दुकान सीज करो। मैंने तेरे कटिंग कैसे करने के लिए बोल, कैसे कर दिया इसने, ठीक है। तो आप लोग ये फालतू अनावश्यक चीज़ें नहीं करें, अपना अनुशासन में रहें। सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन, साफ सफाई रखें, उससे आप बीमार नहीं होंगे। कोई गाड़ी चलाते हो विदाउट हेलमेट नहीं करें, कभी भी किसी से आगे निकलने की प्रतियोगिता ना करें कि वो मेरे से आगे जा रहा, मैं उसे तेज चलाऊं। आपके चंद सेकंड में जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और अब कहने की बातें तो खूब सारी होती है कंपटीशन की, तो आप मेरे से ऐसे तो नहीं हो कि मैं भी एसएस में सिलेक्शन हुआ हूँ तो कि मुझे जानकारी नहीं है। आपको जब कोई वक्त मिले तो मुझे किसी भी टॉपिक के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ करके। मेरा माध्यम हिंदी रहा है, मैं जुडिशरी में टॉप रहा हूँ, हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश भी रहा है, इतनी इंग्लिश भी कमज़ोर नहीं है। सेकंड ग्रेड में इंग्लिश का सिलेक्शन होना आप लोगों को भली भांति जानकारी है, लेकिन जिसको जानकारी होती है वो बताते भी नहीं है। तो अपने आप को आपको कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और घर पे जो बच्चों आपको बहुत विश्वास करके वो किस मेहनत मजदूरी करके आप लोगों को भेजते हैं। आज अखबारों में बाड़मेर की बेटी छाई हुई है, तो पूरे राजस्थान से मेरे लीगल ऑफिसर से वो मुझे मैसेज भेज रहे हैं, सर क्या बात है, कमाल है, मेरे को बाड़मेर है। भाई साहब आप जयपुर मत समझो इसको, हम आपसे बहुत आगे हैं। तो उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास ये दिमाग हमारा है, हम लोग बहुत मेहनती हैं। उस मेहनत का आप सदुपयोग करें, जिसकी आप तैयारी करें उसका टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए, उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। लेकिन निश्चित कर लें, मोबाइल से दूरी कर लें, नकारात्मक विचार से दूरी बना लें, आप सकारात्मक विचार रखें, आपकी बहन बेटी सबकी इज्जत करें। बीच में कृष्णा भूमि छात्रावास के निदेशक छोटा सा स्पीच होगा, श्रीमान गोविंद जी सारण सर का आए और इन बच्चों को तो शब्दों से लाभान्वित करवाए। श्रीमान गोविंद जी सारण सर।
मेजर कोचिंग क्लास में पधारे हुए तमाम अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय अशोक जी और छोटे भाई खेताराम जी, बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ बुलाया। मंच पर खड़े रह करके भाषण देना ज़्यादा नहीं आता है, ना बोलना नहीं आता है, लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी लिखने में और मंच पर आकर के प्रस्तुति देने में बहुत सारा अंतर होता है और मेरी कही हुई बातें ज़्यादा आपको समझ में भी नहीं आएगी। आ जाएगी क्या? क्योंकि मैं कविता के रूप में कुछ लिखता हूँ तो आ जाएगी तो सुनाता हूँ। दरगत के पैमाने पे चिल्म ने हुस्न का, दरगत के पैमाने पे चिल्म ने हुस्न का फुरकत से यूँ शर्माना। ऊपर की लाइन समझ में आई तो कृपया मुझे जरूर बताना। समझ में आई? नहीं आई ना? बोला था मैंने आपको नहीं आएगी। जब मैं पढ़ता था ना तब स्कूल में जब फंक्शन होते थे, मंच के ऊपर सामने बहुत सारे लोग बैठ रहते थे कि इतने सारे लोग आज बोलेंगे, भाषण देंगे, मुझे यूँ लगता था ये सारे मेरे दुश्मन हैं, है ना? तो आप यहाँ बैठे हो सामने और इतने सारे वक्ता बैठे हैं, आपको लगता है ये सारे दुश्मन हैं, क्योंकि ये अभी सर खाएंगे, है ना, हालत खराब करेंगे, सबको सुनना पड़ेगा, ये कब जाएगा, बैठेगा ही नहीं, तो ठीक है ना। लेकिन ये सामने जो लोग बैठे होते हैं ना, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। ये शॉर्ट टाइम एनिमी, इन शॉर्ट टाइम के दुश्मन होते हैं और लॉन्ग टाइम के फ्रेंड होते हैं। जो जीवन बनाने वाले लोग हैं, ये एक ऐसी, क्योंकि अपन अगर सुनने की थोड़ी रखेंगे ना, आगे अगर कोई बंदा बोल रहा है तो अपने को थोड़ा सा धैर्य रख करके उसे गंभीरतापूर्वक सुन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई एक बात पूरी जिंदगी का परिवर्तन कर देती है। तो हमें हर व्यक्ति जो आगे आकर के बोलता है, कोई भी वक्ता है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और अब मैं एक आपको छोटी सी कविता है वो सुना देता हूँ और उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। याद नहीं है, मैं देखूंगा, चीटिंग है हालांकि ये। आपके लिए ये जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बड़े शहरों में जाते हैं और पढ़ाई करने के लिए घर वाले भेजते हैं और उसके बाद में कुछ बच्चे राह भटक जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को देख करके मैंने हालांकि ये कविता लिखी थी कि पापा ने क्या कहा था तुझको कितना याद रहा। यानी एक कवि एक विद्यार्थी से जो रास्ता भटक रहा है उससे सवाल करता है कि पापा ने क्या कहा था तुझको कितना याद रहा, तू मस्ती में सब भूल गया, वो करता फरियाद रहा। खेतों में उसने मिट्टी खोदी, कांधे बोरी उसने ढोई थी, तू बिस्तर पर बीमार हुआ, माँ तब सिरहाने रोई थी। उसके पैरों के छाले भरता उसमें मवाद रहा, तूने पहने रिबॉक के जूते, वो होता बर्बाद रहा, वो होता बर्बाद रहा। जिंदगी की स्टीयरिंग थी जो गाड़ी वो चलाता रहा। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रतिबंध वो करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, कोई गाड़ी चलाता है। तो जिंदगी की स्टीयरिंग थी जो गाड़ी वो चलाता रहा, वो कड़वे घूंट पीता गया, तू क्यूब सोडा मिलाता गया, तू क्यूब सोडा मिलाता रहा। कुछ लोग होते हैं जो पापा के पैसों से वो शराब वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। लोगों ने ताने मारे थे वो सब उसने इग्नोर किए, लोगों ने ताने मारे थे वो सब उसने इग्नोर किए, बेटा पढ़ लिख ले बस प्रयास उसने पुरजोर किए। खबरें तो मिल जाती होगी जो तुम खेला करते हो। जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हो सारी खबरें पेरेंट्स को मिलती रहती हैं कि खबरें तो मिल जाती होगी जो तुम खेला करते हो, माँ पिता का उजला दामन क्यों तुम मेला करते हो। उनके हाथों की बिवैया, उनके हाथों की बिवैया देखी है कभी तुमने, या देखे है केवल सुंदर स्वप्न सजनी के तुमने। सोचो तुम्हारी असफलता उनको कितना तोड़ेगी, सोचो तुम्हारी असफलता उनको कितना तोड़ेगी। तुम लाख बहाने बना लेना, उनकी आह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, उनकी आह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तो माता पिता के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करना आप सभी का कर्तव्य है। ईमानदारी पूर्वक है आप पढ़ाई करें और अपने रास्ते को भटकाने वाले जो लोग हैं उनसे दूरी बना करके रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छी बातें करें, अच्छा मार्गदर्शन लें, अच्छा साहित्य पढ़ें और मेहनत करें, खूब मेहनत करें और जल्दी आप तरक्की करेंगे, ऐसी मेरी
आपसे उम्मीद है और आप मेजर डिफेंस एकेडमी का और मेजर क्लासेस का नाम रोशन करेंगे, बाड़मेर का नाम रोशन करेंगे। हम सभी को आप पर गर्व होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो गागर में सागर भरने वाली बात कही। वैसे गोविंद जी बहुत अच्छे लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी हुई कई साहित्य है, किताबें हैं। ये हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ बहुत शानदार वक्तव्य हमेशा शेयर करते हैं। वाकई में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके लिए कहना चाहूंगा, मंजिल मिल जाए तो मंजिल की तलाश कर, यदि तुझको दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की सोच से, पत्थर टूट जाए उस शीशे की तलाश कर, उस शीशे की तलाश कर। वाकई में हम सबके प्रेरणा के पुंज। और मैं अभी थोड़ी देर पहले सर का इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे। वाकई में जो सर की प्रस्तुति और जो जर्नी रही है, वो जर्नी को देखते ही हम सब में एक ऊर्जा का नया संचार हो जाता है। वाकई में सर बता रहे थे पिताजी का संघर्ष और मां की मेहनत ये रंग लाई है। वाकई में सर अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राहुल जी सर को कि आए और इन बच्चों को, वैसे राहुल जी उसी फील्ड से जुड़े हैं, उसी फील्ड में लगे हैं जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो। वाकई में आपके पूर्वगामी और अग्रगामी के रूप में सर है। अब मैं सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि राहुल जी सर आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। चूँकि थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, हॉस्पिटल था, दोस्त मेरा एडमिट था, उसको भी छोड़ना शायद मेरे उसूलों के खिलाफ था। उसको फिर एडमिट करवा के दवाई ववाई दिला के फिर आया। क्योंकि सर को सुबह ही कह चुका था कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, तो कहा और आ गया। हम उस धरा से आते हैं जिस धरा के अंदर वह विषम परिस्थितियों में हम सब रहते हैं। हम सब सारे एक ही वर्ग से आते हैं, वो किसान वर्ग। मेहनत करना हमारे खून में दौड़ता है। कुछ भी विपत्ति आए, चाहे कुछ भी आए, मेहनत करना हम नहीं छोड़ते। हारेंगे कोई बात नहीं, और हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मन में तो ये रहता है कि एक दिन तो जीतेंगे, कुछ भी हो जाए। बड़े बुजुर्गों के पास हम भी जब बैठते थे, एक लाइन आपने भी सुनी होगी और मैं तो सुनता ही था कि बेटा भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। धैर्य लगेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता भगवान जरूर देता है। तो आप भी लगे रहिए। गोविंद जी सर कह रहे, वैसे तो कवि हैं, कोरोना टाइम था तब हमने भी एक थोड़ी सी रुचि पैदा कर ली कि लिखने वाली एक छोटी सी कविता मैंने भी लिख दी बैठे बैठे। क्योंकि जिस परिस्थिति से उठकर आए थे, बैठे बैठे उसी परिस्थितियों को याद करते गए, लिखते गए शब्दों में। फिर उसके बाद तो कभी लिखा नहीं मैंने, बस वही एक लास्ट कविता थी। कविता इस तरह की थी कि दिल की बातें दिल्ली जाने, कोई न था साथ तेरे चलने वाले। गलत न अप्रोच कर, जो भी कर सोच कर। गलत न अप्रोच मतलब कोई भी काम उल्टा मत करो, कि गलत न अप्रोच कर, जो भी कर सोच कर। जब संघर्षों से बड़ा है तू, जब संघर्षों से बड़ा है तू, जब मेहनत से खड़ा है तू, तेरे बापू ने बहाया पसीना तो तू हार कभी नहीं माना। तेरी माँ के आंखों में है जो सपने, बना ले अब तू उनको अपने। तेरे से जुड़े उनके ख्वाब कई, हर ख्वाब के पीछे बस राह तू ही। चुनौतियों को चूर कर बन जा अब तू हीरा कोहिनूर। ठीक है, तो इस तरह लिखी थी। लगे रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, है ना। भगवान के घर फिर से देर है पर अंधेर नहीं है ना। बस 3 चीजें कहूंगा। अनुशासन रखना, जो भी हो। जो सर ने वैसे पहले ही बेटा कह दिया था ना कि रणनीति बढ़िया बना लो, क्योंकि युद्ध तभी जीते जाते हैं जब एक बहुत बढ़िया रणनीति होती है। और कभी भी एक रणनीति मत बनाना, 2 से 3 रणनीति बनाना। मतलब कि 2 से 3 गोल लेके चलना। इसमें नहीं हुआ ये बंद करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा। मेरा भी पहला जो मैंने टारगेट लिया था उसमें मैं पूरी तरह फेल हुआ हूँ। फिर जो दूसरा टारगेट था मैंने उस पर सक्सेस हुआ हूँ, है ना। अभी भी रुका नहीं हूँ, अभी तो ये पहली सफलता है ना। अंत अस्ति आरंभ, हर अंत एक नया आरंभ है। तो ये अभी ये अंत हुआ है, पर ये एक और नई जर्नी है, अभी इससे भी और आगे बढ़ेंगे। तो लगे रहिए आप लोग। दूसरी चीज है ईमानदारी रखना। ईमानदारी बहुत जरूरी है अपने काम के प्रति। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, परिवार क्या कह रहा है, घर क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने खुद को इतनी बुरी कंडीशन के लिए भी खुद को तैयार कर लेना कि यदि ये परिस्थिति भी आ गई तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरा जब रिजल्ट आने को था, फाइनल मेरिट आने को थी, मेरे को पता था कि मेरा हो जाएगा। अंतरात्मा तो कह ही रही थी कि हो जाएगा सिलेक्शन, कोई इतना है नहीं। लेकिन बुरी परिस्थिति क्या हो सकती, मैं मेरिट आउट हो सकता था। फिर भी मैं वापस तैयारी में लग गया था, क्योंकि सीजीएल का प्री भी मेरा क्लियर हो गया था। यूं बैठ दे आया, क्योंकि
तैयारी पहले ही करी हुई थी वही काम आती है ना। एक बार जब बेस बन जाता है ना, घरों में भी देख तो पहले रांगे भरवा देते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक बार रांगे जब भर जाती है ना, फिर घर बनना आसान हो जाता है। भले ही छोटा बने लेकिन बनना आसान हो जाता है। तो जब आपका एक बार बेस तैयार हो जाएगा ना, फिर आपका एग्जाम कोई सा भी आए निकलने शुरू होते रहेंगे। तो आप लगे रहिए।